हेलो नमस्कार बच्चों। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान सेतु पे। आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। आज इस चैप्टर के फुल स्टोरी को हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को पूरा फुल डिटेल में एकदम बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो देखिए, चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। अगर इसे हिंदी में बोल ले तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति। इसके राइटर है महात्मा गांधी। ठीक है, तो पहला जो पैराग्राफ आपके बुक में दिया हुआ है, आई होप कि आप सबके पास बुक होगा। ठीक है, तो बुक को आप लोग सामने रख कर तभी इस वीडियो को देखेंगे। ठीक है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। देखिए, पहले जो पेज पर दिया हुआ है, यह पेज पे राइटर का इंट्रोडक्शन दिया रहता है। तो देखिए, तो लिखा हुआ है महात्मा गांधी के बारे में लिखा हुआ है कि मोहनदास करमचंद गांधी। हमको आप सबको पता है कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका जन्म 1869 में हुआ था और मृत्यु 1948 में हुई थी। तो वहीं लिखा हुआ है मोहनदास करमचंद गांधी पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन वाज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर दैन अ पॉलिटिशियन। इसका मतलब यह हुआ कि मोहनदास करमचंद गांधी जो लोकप्रिय रूप से, पॉपुलरली मतलब होता है लोकप्रिय रूप से, बापू या राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते हैं। इस बात तो सबको पता है। ठीक है, कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता या बापू के नाम से जाना जाता है। आगे लिखा हुआ है ही वॉज अ मोर स्पिरिचुअल लीडर दैन अ पोलिटिशियन। वे एक राजनीतिक की तुलना में अधिक आध्यात्मिक नेता थे। कैसा नेता थे? स्पिरिचुअल लीडर थे, आध्यात्मिक नेता थे। आगे लिखा हुआ है ही सक्सेसफुली यूज ट्रूथ and non-violence as the chief weapons against the British rule in India and help India gain independence। इसका मतलब यह हुआ सक्सेसफुली का मतलब क्या होता है? सफलतापूर्वक। उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ मुख्य हथियार के रूप में सत्य और अहिंसा का सफलतापूर्वक उपयोग किया। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ किसका प्रयोग किया? सत्य और अहिंसा का, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस का उपयोग किया। और महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा को ही सबसे बड़ा विपन्स मानते थे, हथियार मानते थे। आगे लिखा हुआ है इन इंडिया एंड हेल्प इंडिया गेन इंडिपेंडेंस। और भारत को स्वतंत्रता दिलाने में क्या की? मदद की। किसके सहायता से? ठीक है, सत्य और अहिंसा के सहायता से। ठीक है, आगे लिखा हुआ है फ्रॉम 1950 टिल 1948 ही कम्प्लीटली डोमिनेटेड इंडिया पॉलिटिक्स। इसका मतलब यह हुआ उन्होंने 1915 से 1948 तक भारतीय राजनीतिक पर पूरी तरह से अपना दबदबा बनाए रखा। ठीक है, डोमिनेट मतलब दबदबा। ठीक है, उन्होंने 1915 से 1948 तक भारतीय राजनीतिक पर पूरी तरह से क्या बनाए रखा? दबदबा बनाए रखा। आगे लिखा हुआ है ही डेड एट द हैंड्स ऑफ फैनेटिक ऑन 30 जनवरी 1948। बोल रहा है फैनेटिक मतलब होता है कट्टरपंथी। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि 30 जनवरी 1948 को एक कट्टरपंथी के हाथों उनकी मृत्यु हो गई। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा उस कट्टरपंथी का क्या नाम था। ठीक है, महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुआ? 30 जनवरी 1948 को। ठीक है, और उनका जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 को। इसी 2 अक्टूबर को हम लोग प्रत्येक साल गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है हिज ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा या जीवनी। हिज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ एंड द numerous articles that he wrote for Young India and the speech that he delivered on different occasions reveals him not only as original thinker
but also a great master of chest idiomatic English। इसका मतलब यह हुआ कि उनकी आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ठीक है, एक क्वेश्चन में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है, तो महात्मा गांधी का। और यंग इंडिया के लिए लिखे गए उनके ढेरों लेख और अलग अलग अवसरों पर दिए गए भाषण उन्हें न केवल एक मौलिक विचारक के रूप में बल्कि शुद्ध और मुहावरेदार अंग्रेजी के एक महान ज्ञाता के रूप में भी प्रकट करता है। इसके कहने का मतलब यह हुआ कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई आत्मकथा या यंग इंडिया उनके लिए यह साबित करता है कि वह यह क्या थे, एक महान ज्ञाता के रूप में भी प्रकट थे। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर गांधी जी टॉक अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडिया civilization which has successfully withstood the passage of time। बोल रहा है कि निम्नलिखित अंश भारतीय सभ्यता और संस्कृति में गांधी जी भारतीय सभ्यता की उस मजबूत नींव के बारे में बात करते हैं जिसने समय के साथ सफलतापूर्वक खुद को बनाए रखा है। ऐसा कहने का मतलब यह है कि गांधी जी कहते हैं कि भारतीय सभ्यता का नींव क्या है, काफ़ी मजबूत है और यह सफलता भारतीय सभ्यता या यहाँ के रहने वाले लोगों ने खुद बनाया है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज़ द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मेटरलिटी कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन दैट एलिवेंट्स द मोरल विंग्स। इसका मतलब यह हुआ कि पश्चिमी सभ्यता जैसे भौतिकता की विशेषाधिकार देने की प्रवृत्ति है उस भारतीय सभ्यता की बराबरी नहीं कर सकती जो नैतिक अस्तित्व को ऊपर उठाती है। कुल मिलाकर गांधी जी को कहने का मतलब यह है, ठीक है, कि दुनिया में कई बड़ी सभ्यताएं हैं, जैसे मान लीजिए रोम हो गया, ग्रीस हो गया या वेस्टर्न हो गया, ठीक है, कई ऐसी सभ्यताएं हैं लेकिन जो समय के साथ क्या हो गई, ख़त्म हो गई। लेकिन भारतीय सभ्यता आज भी अपने पुराने रूप में टिकी हुई है क्योंकि यहाँ के जो सभ्यता है, संस्कृति है, ठीक है, यह पुराने तरीक़ों से जैसे पहले चलता था वैसे भी आज उसी तरह चल रहा है। यहाँ की मान मर्यादाएं, यहाँ का इज्जत प्रतिष्ठा आज भी उसी तरह है जैसे कि प्राचीन में लोग एक दूसरे के प्रति आदर प्रेम भाव करते थे। ठीक है, अब यहाँ से कहानी शुरू हो रहा है जिस कहानी का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम एक चीज़ कहना चाहते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव रटने से अच्छा है कि एक बार आप किसी भी कहानी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि आपका जितना भी ऑब्जेक्टिव हो सब का सब बन जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव कहीं बाहर से नहीं आता, आपके बुक का जो स्टोरी है, कहानी है, उसी से बनाए जाते हैं। तो रटने से कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं, इससे अच्छा कि आप लोग एक बार अच्छे ढंग से कहानी को पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लिखा हुआ है, आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ डेवलप इज नॉट टू बी बिटेंस इन द वर्ल्ड। बोल रहे हैं आई बिलीव, मेरा मानना है कि भारत ने जिस सभ्यता का विकास किया है, यहाँ पर डेवलप नहीं होगा, डेवलप होगा। मेरा मानना है कि भारत ने जिस सभ्यता का विकास किया है उसे दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। आगे लिखा हुआ है, नथिंग कैन इक्वल द सीड सो बाय आवर एंसेस्टर। एंसेस्टर का मतलब होता है पूर्वज। ठीक है, बोले हमारे पूर्वजों द्वारा बोए गए बीज की बराबरी कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि जो भी हमारे सभ्यता है, संस्कृति है, इस सब किसकी देन है, इस सब को लाने में किसका श्रेय दिया जाता है, हमारे पूर्वजों का दिया जाता है। ऐसा भारतीय मतलब कहावत है कि जैसा पूर्वज का गुण है वैसा उनके संतान में गुण पाया जाता है। ठीक है, तो ही बोल रहा है कि हमारे पूर्वजों द्वारा बोए गए बीज की बराबरी कुछ भी नहीं कर सकता। आगे लिखा हुआ है, रोम वेंट ग्रीस शेयर द सेम फेट द माइट ऑफ द पराहोस वाज ब्रोकन। बोल रहा है कि रोम चला, ग्रीस का भी वही हश्र हुआ जो फिनौन की शक्ति टूट गई। किसकी शक्ति टूट गई, फिनौन की शक्ति टूट गई। आगे लिखा हुआ है, सम फेट द माइट ऑफ द
Prahos was broken. Japan has become westernized of China. Nothing can be said, but India is still somehow or other sound at the foundation. बोल रहा है कि वहीं हसरुआ फेनॉन की जो शक्ति टूट गई, जापान पश्चिमी रंगों में रंग गया, चीन के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन भारत आज भी किसी न किसी तरह अपनी नींव पर ही टिका हुआ है। कहने का मतलब यह हुआ कि जितने भी पहले के दूसरे देशों की सभ्यता थे वो सब आखिर आज आते आते सब क्या हो गया, बिखर गया, सबकी शक्ति क्या हो गई, टूट गई। जापान जो है पश्चिमी रंगों में रंग गया, चीन के बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता, लेकिन भारत आज भी वहीं टिका हुआ है। भारत की सभ्यता आज भी वहीं है जो कि हमारे पूर्वजों का था, जो हम लोग के प्राचीन काल में था। ठीक है, आगे लिखे हुआ है द पीपुल ऑफ यूरोप लर्न्स देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ men of Greece or Rome which exist no longer in their former glory। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ यूरोप के लोग यूनान या रोम के लोगों के लेखन से अपना सब कुछ सीखते हैं जो अब अपने पुराने गौरव में अस्तित्व में नहीं है। कहने का मतलब यह है कि यूरोप के लोग यूनान या रोम के लोगों से लिखने का कुछ सीखते हैं, लेकिन वही यूरोप आज अपने अस्तित्व में नहीं है, वही यूनान आज अपने अस्तित्व में नहीं है, मतलब वो सब अपनी सभ्यता को खो चुका है। आगे लिखा हुआ है इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम द यूरोपियंस इमेजिन्स दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक ऑफ ग्रीस एंड रोम। अवॉइड मतलब दूर करना या बचना। ठीक है, बोल रहा है इन ट्राइंग, और लर्न मतलब क्या होता है, सीखना। उनसे सीखने की कोशिश में यूरोपीय लोग यह कल्पना करते हैं कि वे यूनान और रोम की गलतियों से बच जाएंगे। बोल रहा है कि यूरोप के लोग ऐसा सोचते हैं कि वे जो यूनान या रोम से जो लिखने की सोचते हैं और उनकी गलतियों से बच जाए, ऐसा नहीं हो सकता। आगे लिखा हुआ है सच इज देयर पिटेबल्स कंडीशन, ऐसी उनकी दयनीय स्थिति है। किसकी दयनीय स्थिति है? यूरोपीय लोगों की दयनीय स्थिति है और यूनान और रोम के लोगों की दयनीय स्थिति है। आगे लिखा हुआ है इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी। इसका मतलब यह हुआ इस सब के बीच भारत अटल बना हुआ है और यही उसकी महिमा है। महिमा मतलब शान है। बोल रहा है कि जहाँ पूरे देश की सभ्यता उथल पुथल हो गई है, लेकिन इन सब के बीच भारत आज भी वहीं पर अड़ा हुआ है, वहीं पर अटल बना हुआ है। यही उसकी क्या है? महिमा है, यही उसका शान है। इसीलिए आज दुनिया के सबसे बेहतरीन सिविलाइजेशन, सबसे बेहतरीन कल्चर का बात होता है तो सबसे पहले हमारा देश भारत आता है। आगे लिखा हुआ है इट इज अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया दैट हर पीपुल आर सो अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट एंड स्टॉलिड दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू इंक्लूड देम टू अडॉप्ट एनी चेंजेज। बोल रहा है कि भारत के खिलाफ, अगेंस्ट मतलब खिलाफ, भारत के खिलाफ यह आरोप लगाया जाता है कि यहाँ के लोग इतने असभ्य, अज्ञानी और सुस्त है कि उन्हें किसी भी बदलाव को अपनाने के लिए राजी करना संभव नहीं है। बोल रहा है कि पूरी दुनिया ऐसा मानती है भारत के खिलाफ, भारत के ऊपर यह आरोप लगाती है कि यहाँ के लोग क्या है? असभ्य है, अनसिविलाइज है, इग्नोरेंट है, अज्ञानी है और क्या है? स्टॉलिड मतलब सुस्त है। ठीक है, कि उन्हें किसी भी बदलाव को अपनाने के लिए राजी करना क्या है? असंभव है। ठीक है, ऐसा अबजस पूरे दुनिया लगाती है भारत के ऊपर। आगे बोल रहा है इट इज चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, यह वास्तव में हमारी योग्यता के खिलाफ एक आरोप है। कहने का मतलब महात्मा गांधी यहाँ पर यह कहते हैं कि जो पूरे दुनिया में यह एक माहौल बनाया गया है कि भारत के लोग असभ्य है, अज्ञानी है, सुस्त है, कि उन्हें किसी भी चीज़ को अपनाने के लिए राजी करना संभव नहीं है, लेकिन यह वास्तव में सरासर हमारी योग्यता के खिलाफ का एक आरोप है। हमारे देश के लोगों के ऊपर, हमारे देश के नागरिकों के ऊपर ये क्या है? एक आरोप लगाया जा रहा है। ठीक है, आगे लिखते हैं कि व्हाट वी
have stressed and found true on the unveils of experience we dare not change। बोल रहा है कि जो कुछ हमने अनुभव की पर रखा है, बोल रहा है जो कुछ हमने अनुभव की निहाई पर रखा है और सही पाया है, उसे बदलने की हमें हिम्मत नहीं करते। महात्मा गांधी बोलते हैं कि जो कुछ हमने अपने देश की सभ्यता के बारे में अनुभव किया है, जो कुछ हमने एक्सपीरियंस किया है, हमने क्या पाया है, सही पाया है कि हमारी सभ्यता क्या है, दुनिया की सबसे बेहतरीन सभ्यता है और हमें उसे बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन बाहरी लोगों ने, वेस्टर्न कल्चर वालों ने, पूरे दुनिया ने हमारे देश के नागरिकों को ऊपर ऐसी अबजस लगाते हैं, झूठा बर्ताव करते हैं कि यहाँ के लोग क्या है, अज्ञानी है, असभ्य है, सुस्त है। ऐसा महात्मा गांधी कहते हैं। आगे लिखा हुआ है मेनी ट्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया एंड शी रिमेन्स स्टडी। बोला है कई लोग भारत पर अपनी सलाह थोपते हैं और वह भारत में ही रहते हैं। बोला है कि कई ऐसे लोग हैं जो भारत के लोगों को सलाह देते हैं, भारत के लोगों को अज्ञानी बोलते हैं, असभ्य बोलते हैं, लेकिन फिर भी वह भारत में ही रहते हैं। आगे लिखा हुआ है दिस इज हर ब्यूटी, इट इज द सीट एंड चोर ऑफ आवर होप। बोले यही इसकी सुंदरता है, यही हमारी आशा का मुख्य आधार है। ठीक है कि हमने अपने देश में किसी को भी एक मेहमान, एक भगवान के रूप में मानते हैं। हमारे देश में ऐसा कहा जाता है कि अतिथि देवो भव, अतिथि एक भगवान का रूप है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है सिविलाइजेशन इज दैट मेड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। ड्यूटी मतलब होता है कर्तव्य। बोल रहा है कि सभ्यता आचरण की वह पद्धति है जो मनुष्य को कर्तव्य का मार्ग बतलाती है। बोला है सभ्यता इज दैट मूड, सभ्यता वह आचरण है, वह कंडक्ट है, विच पॉइंट आउट जो बतलाती है, टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी जो मनुष्य को कर्तव्य का मार्ग बतलाती है। कहने का मतलब है कि सभ्यता एक ऐसी पद्धति है जो मनुष्य को, किसी भी मनुष्य को, प्राणी को अपने कर्तव्य का मार्ग बतलाती है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी आर कन्वर्टिबल टर्म्स। बोला है कर्तव्य का पालन करना, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी मतलब कर्तव्य, परफॉर्मेंस मतलब पालन करना। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी, मोरालिटी मतलब नैतिकता, और कन्वर्टिबल टर्म्स, कर्तव्य का पालन करना और नैतिकता का पालन विनिमय, एक विनिमय शब्द है। बोला है कर्तव्य का पालन और नैतिकता का पालन क्या है, एक विनिमय शब्द है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन्स मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैशंस। बोला नैतिकता का पालन करने का अर्थ है अपने मन और अपनी भावनाओं पर विजयी प्राप्त करना। गांधी जी अपने इस चैप्टर में लिखते हैं कि नैतिकता का पालन करना मानो कि अपने मन पर, अपने भावनाओं पर क्या करना, विजयी पाना है। आगे लिखा हुआ है सो डूइंग वी नो आवरसेल्व्स, ऐसा कहने से हम खुद को जानते हैं। बोल रहा है कि यदि हम नैतिकता का पालन करते हैं तो इससे हम खुद को एक बेहतर तरीके से जानते हैं, खुद को एक बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। आगे लिखा हुआ है द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। बोल रहा है कि सभ्यता के लिए गुजराती भाषा में समान शब्द का अर्थ है इच्छा या आचरण। बोल रहा है कि सभ्यता के लिए गुजराती भाषा में समान शब्द क्या है, अच्छा आचरण, गुड कंडक्ट। गुजराती भाषा में सभ्यता के लिए एक समान शब्द क्या है, गुड कंडक्ट, अच्छा आचरण। आगे लिखा हुआ है इफ दिस डिफिनेशंस बी करेक्ट then India, as so many writers have, so has nothing to learn from anybody else, and this is as it should be। बोला है यदि यह परिभाषा सही है तो जैसा कि कई लेखकों ने दिखाया है, भारत को किसी और से कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है और ऐसे ही होना चाहिए।
बोल रहा है कि यह परिभाषा सही है। ठीक है, तो जैसा कई लेखकों ने दिखाया है कि भारत को किसी और से कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है, और गांधी जी भी बोलते हैं कि यही क्या होना चाहिए, यही होना चाहिए। ठीक है, कि जो भारत के जो कल्चर है, सभ्यता है, अगर इसके बारे में, इसके नैतिकता के बारे में भारत के हर एक नागरिक वासियों को, हर एक भारतवासियों को यदि समझ है, तो उन्हें और किसी से कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। आगे लिखा हुआ है, वी नोटिस दैट द माइंड इज रेस्टलेस बट द मोर इट गेट द मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमेन अनसेटिस्फाइड। बोले हम देखते हैं कि मन एक बेचैन पक्षी है। बोले वी नोटिस्ड, हम देखते हैं, दैट द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, हम देखते हैं कि मन एक क्या है, बेचैन पक्षी है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट, इसे जितना अधिक मिलता है उतना ही उसकी चाह बढ़ती जाती है, और फिर भी यह असंतुष्ट रहता है। गांधी जी बोलते हैं कि हमने एक चीज़ पर विचार किया है कि मन जो होता है एक बेचैन पक्षी की तरह होता है, इसे जितना अधिक मिलता है यह उतना ही और अधिक का चाह रखता है। ठीक है, और यह कभी भी संतुष्ट नहीं होती है, यह हमेशा असंतुष्ट रहता है। देखिए आगे लिखा हुआ है, द मोर वी indulge in our passions the more unburdened they become। लिखा हुआ, हम अपनी वासनाओं में जितना अधिक लिप्त होते हैं वे उतने ही बेलगाम होती जाती हैं। बोला है कि हम अपनी वासनाओं में जितना अधिक लिप्त होते हैं, हम अपने मन को जितना बढ़ावा देते हैं वे उतना ही बेलगाम होते जाता है, मेरा मन, मेरा संतुलन उतना ही बढ़ते जाता है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, आवर एंसेस्टर, हमारे पूर्वज, देयरफॉर सेट अ लिमिट टू आवर इंडलगेंस। बोला है इसीलिए हमारे पूर्वजों ने हमारे भोग विलास की एक सीमा तय कर दी थी। ठीक है, दे शो दैट हैप्पीनेस वाज लार्जली एंड मेंटल कंडीशन, उन्होंने देखा कि खुशी काफ़ी हद तक एक मानसिक स्थिति है। ठीक है, उन्होंने क्या देखा कि हैप्पीनेस वाज लार्जली अ मेंटल कंडीशन, कि खुशी काफ़ी हद तक एक मानसिक स्थिति है, कि मनुष्य को ज़्यादा खुशी एक मानसिक बीमारी, मानसिक स्थिति की ओर ले जाती है, कि मनुष्य को अपने क्या होना चाहिए, एक लिमिट में रहना चाहिए। ऐसा हमने किससे सीखा, हमारे पूर्वजों से सीखा है। आगे लिखा हुआ है, अ मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर। बोल रहा है कोई व्यक्ति केवल इसलिए सुखी नहीं होता क्योंकि वह अमीर है, या इसलिए दुखी नहीं होता क्योंकि वह गरीब है। गांधी जी क्या बताते हैं, अ मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज अ रिच। बोला है कोई व्यक्ति केवल इसलिए सुखी नहीं होता, खुश नहीं होता क्योंकि वह अमीर है, या इसलिए दुख नहीं होता क्योंकि वह गरीब है। द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी, द पुअर टू बी हैप्पी। बोल रहा है कि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि अमीर लोग क्या होते हैं, कभी कभी दुख रहते हैं, और गरीब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश रहते हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर, करोड़ों लोग हमेशा क्या होते हैं, गरीब ही रहेंगे। मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर, करोड़ों लोग हमेशा क्या रहेंगे, गरीब ही रहेंगे। ऑब्जर्विंग ऑल हिज आवर एंसेस्टर डिसाइडेड अस फ्रॉम लग्जरी एंड से प्लेजर्स, यह सब देखकर हमारे पूर्वजों ने हमें विलासिता और सुख सुविधाओं से दूर रहने की क्या दी है, सलाह दी है। गांधी जी बोलते हैं कि यही सब देखते हुए हमारे पूर्वजों ने हमें यह सलाह दिया है कि हमें विलासिता और सुख सुविधा से क्या होना चाहिए, दूर रहना चाहिए। आगे लिखा हुआ है, वी हैव मैनेज विथ द सेम काइंड ऑफ प्लग एज एग्जिस्ट थाउजेंड ऑफ ईयर एगो, हमने उसी तरह के हल से काम चलाया है जैसे हजारों साल पहले मौजूद था। गांधी जी क्या बताते हैं कि हमने वैसे हल से काम चलाया है जो हल आज से हजारों साल पहले मौजूद था, हमारे पूर्वजों के पास जो हल मौजूद था उसी हल से हमने भी क्या किया है, काम चलाया है। आगे लिखा हुआ है, वी हैव रिटेन द सेम काइंड ऑफ कॉटेज दैट वी हैड इन फॉर्मर टाइम्स एंड आवर
इंडियंस एजुकेशन रिमेन द सेम एज बिफोर। बोला है कि हमने उन्हीं झोपड़ियों को बरकरार रखा है जो पुराने समय में थी, और हमारी स्वदेशी शिक्षा पहले ही जैसी बनी हुई है। कौन सी शिक्षा? स्वदेशी शिक्षा, मतलब अपने देश में ली गई शिक्षा पहले जैसा बनी हुई है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ कोडिंग कंपटीशन। बोले हमारे यहाँ जीवन को नष्ट करने वाली प्रतिस्पर्धा की कोई व्यवस्था नहीं थी। ईच फॉलोड his own occupations or trade and charge a regular wage। बोल रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वयं के व्यवसाय या व्यापार का पालन करता था और एक नियमित मजदूरी लेता था। गांधी जी क्या बोल रहे हैं कि ईच फॉलोड हिज ओन ऑक्यूपेशंस और ट्रेड। बोला ईच मतलब प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वयं के व्यवसाय या व्यापार का पालन करता था और एक नियमित, बोला एंड चार्ज रेगुलर वेज मतलब मजदूरी, और एक नियमित मजदूरी लेता था। ना किसी से ज़्यादा मजदूरी, ना किसी को धोखा देने का काम होता था। ठीक है, और ना ही किसी को बलपूर्वक या ज़बरदस्ती उसके आवश्यकता से ज़्यादा काम करवाया जाता था। मतलब जितनी मजदूरी करता था उसको उतना पगार, उतना उसका मजदूरी दिया जाता था। आगे लिखा हुआ है इट वॉज नॉट दैट we did not know how to invent machinery, but our forefathers knew that if we set our hearts after such things we would become slaves and lose our moral fibers। बोल रहा है ऐसा नहीं था कि हम मशीनरी का आविष्कार करना नहीं जानते थे, लेकिन हमारे पूर्वज जानते थे कि यदि हम अपना दिल ऐसी चीज़ों में लगा देंगे तो हम गुलाम बन जाएंगे और अपनी नैतिकता चरित्र खो देंगे। गांधी जी बोल रहे हैं इट वॉज नॉट दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी। बोले ऐसा नहीं था कि हम मशीनरी का आविष्कार करना नहीं जानते थे, बट आवर फोरफादर्स मतलब पूर्वज, लेकिन हमारे पूर्वज जानते थे कि यदि हम अपना दिल ऐसी चीज़ों में लगा देंगे, न्यू दैट इफ़ वी सेट आवर हार्ट आफ्टर सच थिंग्स। बोले हमारे पूर्वज जानते थे कि यदि हम अपना दिल ऐसी चीज़ों में लगा देंगे तो हम क्या बन जाएंगे? उन चीज़ों का गुलाम बन जाएंगे और हम अपनी नैतिकता और चरित्र दोनों को क्या कर देंगे? लॉस कर देंगे, खो देंगे। आगे लिखा हुआ है They therefore after due deliberation decide that we should only do what we could with our hand and feet। इसलिए उन्होंने सोच विचार के बाद निर्णय लिया कि हमें वही करना चाहिए जो हम अपने हाथ और पैरों से कर सकते हैं। बोल रहे हैं इसीलिए हमारे पूर्वजों ने क्या किया? सोच विचार कर निर्णय लिया कि हमें वही करना चाहिए जो हमारे हाथ और पैरों से हो सकता है। ठीक है, आगे लिखे हुआ है दे शो दैट आवर रियल हैप्पीनेस एंड हेल्थ कंसिस्ट इन अ प्रॉपर यूज ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट। बोला उन्होंने देखा कि हमारे वास्तविक सुखी और स्वस्थ हमारे हाथ और पैर का सही उपयोग से ही है। गांधी जी बोल रहे हैं कि हमारे पूर्वजों ने क्या देखा कि हमारी वास्तविक जो हैप्पीनेस है, हमारा जो स्वस्थ है, हेल्थ है, वे किससे है? हाथ और पैरों का सही उपयोग से ही है। लिखा हुआ है कंसिस्ट इन अ प्रॉपर यूज ऑफ आवर हैंड एंड फीट। हाथ और पैरों का सही उपयोग से ही हमारा क्या है? वास्तविक सुखी है, रियल हैप्पीनेस एंड हेल्थ है। आगे लिखा हुआ है रोबर प्रोस्टिट्यूशंस एंड सुभाष फ्लोरिशिंग इन देम एंड दैट poor men would be robbed by a rich man, they were therefore satisfied with a small village। बोले कि उनमें डाकू, वेश्यावृत्ति और बुराइयां फल फूल रही थी और गरीब लोग अमीर लोगों द्वारा लूटे जाएंगे, इसलिए वे छोटे गांवों से ही संतुष्ट थे। बोल रहा है कि हमारे समय में डाकू, वेश्यावृत्ति और बुराई फल फूल रही थी और गरीब लोग अमीर द्वारा लूटे जाएंगे, इसलिए वे लोग क्या करते थे? छोटे छोटे गांवों में ही संतुष्ट रहते थे। आगे लिखा हुआ है दे शो दैट किंग एंड देयर स्वॉर्ड वेयर इन्फेरियर टू द स्वॉर्ड ऑफ इथिक्स एंड दे देयरफॉर हेल्ड द
sovereigns of the earth to be inferior to the rishis and the fakirs. This nation had courts, lawyer and doctor, but they were all within bonds. इसका मतलब उन्होंने देखा कि राजा और उनकी तलवारें नैतिकता की तलवार से नीचे थी और इसीलिए उन्होंने पृथ्वी के शासक और ऋषि और फकीरों से छोटा माना। और इस राष्ट्र में अदालत, वकील और डॉक्टर थे, लेकिन वे सब किस में थे? मर्यादा में थे। ठीक है, आगे लिखा हुआ है जस्टिस वाज tolerably fair. The ordinary rules was avoid courts. The common people live independent and followed their agriculture occupations. They enjoyed true home rule. बोल रहे हैं कि न्याय काफ़ी निष्पक्ष था। निष्पक्ष मतलब न्याय सबके लिए बराबर था। आगे लिखे हुआ है समान नियम अदालत से बचना था। समान नियम जो था किससे बचना था? कोर्ट से बचना था, अदालत से बचना था। साधारण लोग स्वतंत्र रूप से रहते थे और अपने कृषि व्यवसाय का पालन करते थे। उन्हें साँचा होम रूल प्राप्त किया। ठीक है, उन्होंने क्या किया? हमेशा साँचा होम रूल प्राप्त किया। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इतना ही तक रखते हैं। अब आगे का जो स्टोरी है, कहानी है, उसको पार्ट 2 वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, तो अगले वीडियो मिस ना हो जाए इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके तक पहुँचे। ठीक है, तो चलिए अब आगे के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।